देखिए, कल की क्लास में हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज के चेंज के बारे में बात की थी और कैपिटल क्लॉज को समझा था कि कैपिटल क्लॉज क्या होता है। कल तक की क्लास में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। एनीवन हैज़ एनी डाउट? पूछना है किसी को कुछ? मैम एक बार ऊपर से बता दो, ये वाला जो लास्ट वाला क्लोज जो आपने पढ़ाया था, तो कल क्या नेटवर्क इशू था थोड़ा हमारे यहाँ पे, इसलिए कल का सब ऊपर से बता दो। हमने कल कैपिटल क्लॉज के बारे में बात की थी कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के बारे में लिखा जाता है और कंपनी उससे ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। और लेकिन अगर कोई कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है और वो अपने कैपिटल क्लॉज में बदलाव लाना चाहती है तो फिर वो कैसे ला सकती है? पहली बात, कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी होनी चाहिए। दूसरी बात, उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात का प्रोविज़न होना चाहिए कि कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज कर सकती है। तीसरी चीज़, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा, मतलब आधे से ज़्यादा मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में बदलाव ला सकती है। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन 61 कैपिटल क्लॉज में अल्ट्रेशन की बात करता है और सेक्शन 61 हमें बताता है कि अगर कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज लाना चाहती है, ठीक है, तो क्या तरीके हैं, क्या मोड्स हैं, किस किस तरीके से कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में बदलाव ला सकती है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोड्स, तरीके। और इन तरीकों से मतलब आप ऐसे बोल दीजिए कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी कंपनी करती है, इस तरीके की कोई एक्टिविटी कंपनी करती है तो इससे कंपनी के कैपिटल क्लॉज में बदलाव होगा और कंपनी को ये प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि कंपनी के कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कंपनी का कैपिटल क्लॉज है, एमओए का कैपिटल क्लॉज है और कैपिटल क्लॉज में लिखा है ऑथराइज्ड कैपिटल ₹1,00,000 डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो दिस इज़ अ फेस वैल्यू। 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, 10,000 कंपनी के शेयर्स हैं और फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर की। अभी कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है। अभी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 1,00,000, कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करके करना चाहती है 2,00,000। ठीक है, अगर कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहेगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। और एक बात हम हमेशा समझते हैं कि कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। तो अगर कंपनी के एमओए के कैपिटल क्लॉज में 10,000 शेयर हैं तो कंपनी केवल 10,000 शेयर ही इशू कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी को 10,000 से ज़्यादा शेयर इशू करने हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपने कैपिटल क्लॉज में बदलाव लाना पड़ेगा। और कैपिटल क्लॉज में बदलाव लाना मतलब कंपनी के कैपिटल क्लॉज में ये 10,000 शेयर की जगह अगर हम 20,000 शेयर्स लिखना चाहते हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल वाली कंपनी होनी चाहिए, उसके एओए में ये प्रोविजन होना चाहिए कि कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। और तीसरी चीज़, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है मतलब आधे से ज़्यादा मेंबर्स इस बात को अप्रूव करें कि कंपनी के कैपिटल क्लॉज में बदलाव करने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी ये प्रोसीजर ऑप्ट कर लेती है तो कंपनी के कैपिटल क्लॉज में अब 10,000 शेयर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 20,000 शेयर। और जैसे ही यहाँ पे 20,000 शेयर आएंगे कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1,00,000 से बढ़ के हो जाएगी 2,00,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? और हाँ बोलो। चंचल, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। देखिए, ये जो मैंने आप, हाँ बोलो।
मैम एओ वाली बात समझ आर्टिकल ऑफ एओ एसोसिएशन, वाली बात समझ नहीं आई। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बायलॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कंपनी जो काम कर सकती है वो एओए में लिखा होना चाहिए। तो एओए में ये लिखा होना चाहिए कि कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज को अल्टर कर सकती है, राइट? जी मैम। ओके, चलिए दूसरी बात। अभी दूसरा तरीका, कंपनी क्या करना चाहती है, अपने शेयर्स का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ठीक है, कंपनी क्या करना चाहती है, अपने शेयर्स का कंसोलिडेशन करना चाहती है। कंसोलिडेशन करने का मतलब, मान लीजिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 100 रुपये और डिवाइडेड है 10 शेयर 10 रुपये वाले। ठीक है, ये कंपनी का कैपिटल क्लॉज है। अभी कंपनी क्या करना चाहती है, अपने शेयर्स को कंसोलिडेट करना चाहती है। कंसोलिडेट कैसे किया, एक शेयर 100 रुपये वाला, एक शेयर 100 रुपये वाला। अच्छा एक बात बताइए, 10 शेयर 10 रुपये वाले थे या एक शेयर 100 रुपये वाला है? क्या ऑथराइज्ड कैपिटल की अमाउंट में कोई चेंज आया? क्या ऑथराइज्ड कैपिटल की अमाउंट में कोई चेंज आया? नहीं आया। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू पर शेयर में चेंज आ गया। एक शेयर 100 रुपये वाला, तो नंबर ऑफ शेयर में भी चेंज आ गया, फेस वैल्यू ऑफ शेयर में भी चेंज आ गया। तो कैपिटल क्लॉज की में लिखी हुई किसी भी बात में अगर चेंज आता है तो हम कहेंगे कैपिटल क्लॉज में अल्टरेशन हुआ। यानी अगर कंपनी अपने शेयर्स को, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है? बताने स्टार्ट। अभी ओके नाउ, वॉइस ऑडिबल है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अगर कंपनी अपने शेयर्स को कंसोलिडेट करना चाहती है तो भी कंपनी के कैपिटल क्लॉज की नरेशन में चेंज होगा, क्योंकि तब नंबर ऑफ शेयर्स भी बदल जाएंगे और फेस वैल्यू पर शेयर भी बदल जाएगी। तो अगर कंसोलिडेशन करना चाहती है तो भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एओए में प्रोविजन को चेक करना पड़ेगा और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। मैम कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है? कंसोलिडेट करने का मतलब, जैसे मैंने क्या बोला, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 100 रुपये, 10 शेयर हैं 10 रुपये वाले, इनको कंपनी कंसोलिडेट कर दे, एक शेयर 100 रुपये वाला कर दे। दिस इज अ कंसोलिडेशन। ओके मैम, ओके, ठीक है। तीसरा मोड, कंसोलिडेशन से उल्टा कंपनी सब डिवाइड कर दे। सब डिवाइड कैसे कर दे, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 100 रुपये, एक शेयर है 100 रुपये वाला, कंपनी से सब डिवाइड कर दे। सब डिवाइड कैसे कर दे, 10 शेयर 10 रुपये वाले कर दे। तो जब भी कंपनी के कैपिटल क्लॉज की नरेशन में चेंज होगा, मतलब कंटेंट में चेंज होगा, चाहे ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंज हो जाए, चाहे नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हो जाए, या चाहे फेस वैल्यू में चेंज हो जाए, कंसोलिडेशन के थ्रू हो, सब डिवीजन के थ्रू हो, हम कहेंगे कैपिटल क्लॉज में चेंज हुआ और ये प्रोसीजर ऑप्ट करनी
पड़ेगी। तो 3 तरीके हमने पढ़े, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना, कंसोलिडेशन करना, सब डिविजन करना। अभी तक इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, अनइशूड शेयर्स को कैंसिल करना मतलब क्या? जैसे कंपनी के कैपिटल क्लॉज में लिखा है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख रुपए, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड है 10,000 शेयर्स में। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड है 10,000 शेयर में और हर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। 10,000 शेयर 10 रुपये वाले और ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। अभी तक कंपनी ने क्या किया हुआ है? अभी तक कंपनी ने केवल 9,000 शेयर्स इशू किए हैं। कितने शेयर्स? 9,000 शेयर्स इशूड। तो मुझे बताइए अभी अनइशूड शेयर्स कितने हैं? कंपनी के अनइशूड शेयर्स कितने हैं अभी तक? 1,000। कंपनी अनइशूड शेयर इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है। कर सकती है। लेकिन कंपनी ने क्या किया? अपने इन अनइशूड शेयर्स को कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया मतलब खत्म कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया। यानी अब कंपनी के कैपिटल क्लॉज में जो पहले 10,000 शेयर थे वो कितने रह गए? 9,000। और इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये पर शेयर। तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल अब कितनी हो जाएगी? 90,000। अनइशूड शेयर्स को कैंसिल करने से कंपनी के कैपिटल क्लॉज की नरेशन में चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ मैम। हुआ। तो फिर हमें ये प्रोसीजर ऑप्ट करनी पड़ेगी और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लिख लीजिए, डिमिनिशन ऑफ शेयर्स। डिमिनिशन ऑफ शेयर्स मतलब अनइशूड शेयर्स को फॉरएवर कैंसिल कर देना, हमेशा के लिए कैंसिल कर देना। दिस इज कॉल्ड डिमिनिशन ऑफ शेयर्स। और जब भी कंपनी अपने शेयर्स को डिमिनिश करेगी, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कम हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अगला तरीका, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देना। अब ये शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देने का क्या मतलब है? जब भी कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर्स को मर्ज्ड कर देती है इनटू अ वैल्यू, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। देखिए, स्टॉक का मतलब ये बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है जो गोडाउन में पड़ा हुआ है। यहाँ पे स्टॉक का मतलब है कि आपके पास कंपनी के 1000 शेयर हैं 10 रुपए वाले। क्या है मेरे पास? 1000 शेयर हैं और हर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। 1000 शेयर हैं 10 रुपये वाले। इन नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मैं एक वैल्यू में मर्ज कर दूं तो मैं कहूँगी मेरे पास 10,000 रुपये का स्टॉक है। यानी स्टॉक में नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू, डिनोमिनेशन ऑफ शेयर और नंबर ऑफ शेयर की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। स्टॉक को हमेशा वैल्यू में डिनोट किया जाता है, लेकिन शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मैं बोलूँगी मेरे पास 1000 शेयर हैं 10 रुपये वाले, और अगर मेरे शेयर्स को एक वैल्यू में मर्ज कर दिया जाए तो मैं स्टॉक होल्डर बन जाऊंगी और मैं बोलूँगी मेरे पास 10,000 रुपये का स्टॉक है। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलते हैं, वैसे ही स्टॉक होल्डर को भी वोटिंग राइट मिलेंगे। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर को डिविडेंड बोनस राइट शेयर मिलता है, वैसे ही स्टॉक होल्डर को भी मिलेगा। बस फर्क ये कि स्टॉक होल्डर के पास जो स्टॉक होता है उसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स को या फेस वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब मर्ज हो गया है, एक वैल्यू बन गई है।
ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है, अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है, यानी जैसे 9,000 शेयर 10 रुपए वाले हैं, इसकी बजाय क्या कह देगी, 90,000 रुपए का स्टॉक। अब होता है, हम क्यों करती है ऐसा, फ्रैक्शन में स्टॉक ट्रांसफ़र हो सकता है, हम 3.5 पौने 4 शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन मैं 350 का स्टॉक किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो जब भी कंपनी अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करेगी, और वाइसे वर्सा, मतलब उल्टा, शेयर्स को स्टॉक में या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करेगी, तो हम इसे कहेंगे कि कैपिटल क्लॉज में बदलाव हुआ और कंपनी को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 5 तरीके हैं, इनमें से कुछ भी हुआ या कंपनी कुछ भी करना चाहती है तो कंपनी के कैपिटल क्लॉज में बदलाव होगा और कंपनी को ये प्रोसीजर ऑप्ट करनी पड़ेगी। और बताइए डाउट। किसी को कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़े, ठीक है, चलिए। तो फिर, और जब भी कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज करेगी, कंपनी को इस बात की जानकारी आरओसी को देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देनी पड़ेगी, जब भी कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज करेगी। फॉर्म नंबर SH 730 डेज के अंदर अंदर, यानी जिस दिन कंपनी ने अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज किया, अगले 30 दिन के अंदर अंदर कैपिटल क्लॉज में चेंज की जानकारी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दे देगी। ठीक है, इसको काट दीजिए। तो ये था कंपनी के कैपिटल क्लॉज में बदलाव। अगर अब हम अगले क्लॉज की बात करें और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हम आखिरी क्लॉज की बात करें, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आखिरी क्लॉज होता है एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, एक बात मुझे बताइए कि हमने जब इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि सेक्शन 7 के 7 डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करने पड़ते हैं फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कौन साइन करता है? कृष्ण गोपाल, आपको कुछ पूछना है? यस मैम। पूछो पूछो, बोलो। मैम मैं ये पूछ रहा था, अगर अल्ट्रेशन होगा कैपिटल क्लोज के अंदर तो जो सर्टिफिकेट है वो मैम नया मिलेगा या वो पुराना वाला? नहीं, नया नहीं मिलेगा, नया नहीं मिलेगा। एग्जिस्टिंग सीओआई में ही चेंज सर्टिफाई हो जाता है। ओके मैम, ठीक है। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कौन साइन करता है जब हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एमओए देते हैं? सब्सक्राइबर मैम, ऑल सब्सक्राइबर। कौन से सब्सक्राइबर? फर्स्ट सब्सक्राइबर। फर्स्ट सब्सक्राइबर का मतलब जो पहले सबसे पहले उसको मतलब वो करता है ना, वो सब्सक्राइब द शेयर ऑफ अ कंपनी फर्स्टली। फर्स्ट सब्सक्राइबर का मतलब क्या? मैम फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो लोग कंपनी में सबसे पहले शेयर सब्सक्राइब करते हैं, दे आर कॉल्ड फर्स्ट सब्सक्राइबर, यानी कंपनी के पहले मेंबर। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज ये कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसी क्लॉज से कंक्लूड होगा, नेम क्लॉज से शुरू होगा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज से खत्म होगा। और इस क्लॉज में एक डिक्लेरेशन होगी, किसके द्वारा? सब्सक्राइबर के द्वारा। सब्सक्राइबर मतलब फर्स्ट सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर मतलब खरीदने वाले, जो कंपनी में सबसे पहले शेयर खरीदेंगे वो लोग एक डिक्लेरेशन देंगे। किस बात की डिक्लेरेशन देंगे? हाँ, हम अपनी इच्छा से कंपनी में फर्स्ट शेयर होल्डर बनने को और शेयर खरीदने को तैयार है, इस बात की डिक्लेरेशन देंगे। ऐसा कहते हैं, इट्स अ अंडरटेकिंग। जैसे होता है ना कि जैसे एक सिंपल आपको एक शब्दों में बोलूं कि हम बोलते हैं कि घर में ये बड़ा बच्चा है, ठीक है, घर में ये सबसे बड़ा है, या नहीं ऐसा बोलते हैं घर में ये पहला बच्चा है। घर में पहला बच्चा मतलब जो सबसे पहले पैदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद होने वाले भी सब बच्चे होते हैं, लेकिन पहले बच्चे का दर्जा किसे मिलता है? जो घर में सबसे पहले पैदा हुआ है। इसी तरीके से मेंबरशिप आ सकती है, मेंबरशिप जा सकती है, लेकिन फर्स्ट मेंबर का दर्जा किसे मिलेगा? जिसका नाम
कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होते ही सबसे पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया है। मतलब ये लोग बाद में अपनी मेंबरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट मेंबर तो यही कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया था। इवन ये इस बात की अंडरटेकिंग देते हैं कि हाँ, हम अपनी इच्छा से कंपनी में शेयर होल्डर, फर्स्ट शेयर होल्डर बनने को तैयार हैं, और फर्स्ट मेंबर की जो भी जिम्मेदारी होगी वो हमारे पर होगी। और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ऐसे कॉलम बने होते हैं जहाँ पे क्या लिखा होता है, नेम ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर। प्राइवेट कंपनी के केस में 2, पब्लिक कंपनी के केस में 7। नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर लेने के लिए तैयार हैं, और साइन, ये सारी डिटेल। और अपने साइन भी एक विटनेस के सामने वो करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस एसोसिएशन क्लॉज में होगी, और ये हैंड रिटन होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरा एमओए टाइप्ड या प्रिंटेड हो सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन क्लॉज हैंड रिटन होता है। और हर मेंबर को कम से कम 1 शेयर लेना ज़रूरी है। फर्स्ट मेंबर को 1 से ज़्यादा चाहे ले सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 तो लेना पड़ेगा। और एक बार अगर वो फर्स्ट सब्सक्राइबर बन गए, दे कैन नॉट रेप्यूडिएट देयर लायबिलिटी, मीन्स दे कैन नॉट स्टेप बैक। वो ये नहीं कह सकते नहीं 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 मैं तो फर्स्ट मेंबर नहीं हूँ, किसी और को बना दो। स्टेप बैक नहीं कर सकते हैं। एक बार रीड कर लीजिए एसोसिएशन क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम अभी आपने ये बताया थी, जो डायग्राम बताया था उस टाइम में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। एक तो जो बताया था नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, इसमें जो हैंड राइटिंग है जो लिखा होता है ना, वो वाली चीज बता दो कि साइन भी हैंड रिटन होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज हैंड रिटन होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हाथ से लिखी जाएगी सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, और बाकी भी सब रिटन ही होते हैं मैम। हाँ, नहीं, बाकी प्रिंटेड हो सकते हैं, बाकी आदित्य टाइप्ड हो सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ये नेम ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर, उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन, साइन, और ये अंडरटेकिंग, इसके नीचे एक अंडरटेकिंग होती है कि यस वी आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड अ कंपनी एज अ फर्स्ट सब्सक्राइबर। हम पहली बार कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद फर्स्ट मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। ये अंडरटेकिंग भी हैंड रिटन होती है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस थे। इन क्लॉजेस के सामने हमने इन साथ साथ हमने इसका अल्ट्रेशन भी पढ़ा कि कैसे अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी क्लॉज में हम बदलाव लाना चाहते हैं तो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर, कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, ये हमने बात की। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम केवल एमओए के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम एओए के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो हम अगला कंटेंट इसके बारे में पढ़ेंगे, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, लेकिन कंपनी हमारे आपके जैसे इंटेलिजेंट नहीं है। कंपनी अपना टाइम टेबल नहीं बना सकती, अपने डूज एंड डोंट्स खुद से डिसाइड नहीं कर सकती। तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज हैं। रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज मतलब कंपनी डे टू डे क्या काम करेगी, क्या काम नहीं करेगी, ये कौन बताता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताते हैं। और जैसे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आरओसी को एमओए देना पड़ता है, साथ साथ एओए भी देना पड़ता है। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फर्स्ट सब्सक्राइबर साइन करते हैं, वैसे ही एओए को भी कौन साइन करेगा? फर्स्ट सब्सक्राइबर। ठीक है, और इंटरनल अफेयर्स, डे टू डे कंपनी कैसे काम करेगी, ये बात एओए में लिखी होगी। ठीक है, और
कंपनी अपने मेंबर्स के अधिकारों की भी बात करती है, यानी कंपनी में मेंबर क्या कर सकते हैं, कंपनी में मेंबर क्या नहीं कर सकते हैं, ये बात कहाँ लिखी होती है? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक। और दूसरी बात, कंपनी के एओए को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंपनी का एओए, ये कंपनी का एमओए और ये कंपनीज एक्ट। ठीक है, यानी अगर एओए और एमओए में लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? एमओए। एमओए। एमओए और कंपनीज एक्ट में लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट। एओए और कंपनीज एक्ट में लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट। यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट है, एमओए और कंपनीज एक्ट एओए के बॉस हैं, एओए के बॉस हैं एमओए और कंपनीज एक्ट। ठीक है, इसका मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी बात लिखी जाए ना तो वो एमओए को कॉन्ट्रडिक्ट करनी चाहिए, ना ही वो कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एमओए प्रिवेल करेगा या कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे से बाहर है तो हम उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायस मैम। अल्ट्रा वायस एक्ट कहते हैं, हम उसे अल्ट्रा वायस एक्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई काम एओए से बाहर है बट एमओए से अंदर है, अगर कोई काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दायरे से बाहर है पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे के अंदर है तो इसे क्या कहें? अल्ट्रा वायस? नो मैम। नहीं, अल्ट्रा वायस नहीं कहेंगे। फिर इसे क्या कहेंगे? इंट्रावायस। 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 ठीक है, इंट्रावायस, या यूं कह दीजिए अल्ट्रावायस टू दी एओए बट इंट्रावायस टू दी एमओए। एओए के तो बाहर है लेकिन एमओए के अंदर है। हमें क्या चाहिए? काम एमओए के अंदर चाहिए या एमओए के बाहर चाहिए? एमओए के अंदर चाहिए। एमओए के अंदर चाहिए। यानी अगर कोई काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दायरे से बाहर है तो क्या आप उसे अल्ट्रा वायस एक्ट कह सकते हो क्या? अगर कोई काम आर्टिकल के ऑफ एसोसिएशन के दायरे से बाहर है तो क्या आप उसे अल्ट्रा वायस एक्ट कह सकते हो क्या? नो मैम। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। यानी अगर कोई काम एओए के बाहर है तो उसे रेटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एओए के बाहर है तो कर सकते हैं, लेकिन एमओए के बाहर हो गया तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अगर कोई काम एओए के बाहर है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी या नहीं होगी? एओए के बाहर है तो होगी मैम। होगी, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन अगर एमओए के बाहर हो गया तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगली बात। आपको याद है मैंने आपको बोला था शेड्यूल 1 में एमओए और एओए के फॉर्मेट दिए हुए हैं और टेबल ए से लेके ई तक एमओए का फॉर्मेट है ना? इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। और शेड्यूल 1 का टेबल एफ क्या है? एओए का फॉर्मेट। अब ये एओए का फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस एओए में होते हैं तो टेबल एफ में बने बनाए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये सारी बातें टेबल एफ में लिखी हुई है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये बबलू हैं और इनके एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं बबलू, और बबलू के पीछे वाली सीट पे ये बबलू की चेयर और ये बबली की चेयर। ठीक है, पीछे वाली सीट पे बबली बैठी है। ठीक है, अभी बबली ने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक, उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में बबलू से कहा कि नोटबुक दिखा दे, आंसर शीट दिखा दे। बबलू ने आंसर शीट दिखा दी
बबली की मदद तो करेंगे, ऐसा तो चॉइस ही नहीं उनके पास, करनी पड़ेगी बबली की मदद। आंसर शीट दिखा दी। अब बबली क्या करे, अपनी आंसर शीट में ऐसे लिख दे क्या, एज आंसर्ड बाय बबलू, ऐसा लिख सकती है क्या बबली अपनी आंसर शीट में? नो मैम। नहीं करती। तो चीटिंग भी कैसे करनी पड़ेगी, तमीज से चीटिंग करनी पड़ेगी। और तमीज से चीटिंग करने का मतलब जैसा जैसा बबलू ने लिखा है वैसा वैसा क्या कर दे, अपनी हैंडराइटिंग में लिख दे। और अगर अपनी हैंडराइटिंग में लिख दिया तो क्या मानेंगे, बबली की आंसर शीट या बबलू की? बबली की। बबली की आंसर शीट मानेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बोला कि अगर पब्लिक कंपनी, लेकिन मान लीजिए बबली ना वीआईपी है बबली वीआईपी है और यूनिवर्सिटी ने बबली को कहा है बबली जो चाहे आंसर शीट में लिख सकती है, तो बबली फिर एज आंसर्ड बाय बबलू भी लिख सकती है या नहीं लिख सकती है? लिख सकती है। लिख सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से लॉ ये कहता है कि अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है, ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल है, मे ऑप्ट टेबल एफ, यानी पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल अपने एओए में क्या लिख सकती है, एज आंसर्ड बाय बबलू, ऐसे नहीं, एज आंसर्ड बाय बबलू नहीं, क्या लिख सकती है, ऑप्टेड टेबल एफ, यानी एओए बनाएगी नहीं, पूरा एओए की कहानी लिखेगी नहीं, एओए में क्या लिख सकती है, टेबल एफ ऑप्टेड। ये केवल किसको सुविधा है, पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल को। बाकी कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी विद शेयर कैपिटल हो, प्राइवेट कंपनी विद गारंटी हो, पब्लिक कंपनी विद गारंटी हो, सबको क्या करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल बनाने हैं और रजिस्टर करवाने हैं। भले ही टेबल एफ की कॉपी कर ले, भले ही टेबल एफ जैसा का जैसा लिख ले, चलेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा और आरओसी को अपने एओए देने पड़ेंगे। अपने एओए में एक लाइन नहीं लिख सकती ये सब कंपनीज एज ऑप्टेड टेबल एफ। ये एज ऑप्टेड टेबल एफ तो केवल और केवल कौन लिख सकता है, पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। यहां तक की बात समझ में आ गई तो बताइए। यहां पे लिख लीजिए, ये लिख लीजिए पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल में ऑप्ट टेबल एफ, लिख लीजिए यहां पे साथ में आप भी। आगे बढ़े, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता है कोई? मैम हर एक का एओए तो अलग अलग होता है ना, हर कंपनी का। देखिए एओए अलग अलग होता है, हो सकता है, जैसे मैं बोलूं कि आप सभी सीएमए कर रहे हैं, सबकी पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी अलग होगी या नहीं होगी? होगी, लेकिन फिर भी सेम ही तो होगी, फिर भी सेम ही तो होगी। सभी तो मॉड्यूल पढ़ेंगे, सभी तो नोट्स पढ़ेंगे, सभी तो क्लास लेंगे, तो सब कंपनी का एओए अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप सोच के देखिए, बिजनेस करने के लिए एक ओवरऑल ब्रॉड कैटेगरी में तो सेम ही बातें लिखी जाएंगी ना। यस मैम। ऐसा समझ में आई बात? यस मैम। तो जैसे एमओए जो होता है वो प्रिंटेड होता है, पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है, हर पेज नंबर्ड होता है, इसी तरीके से एओए भी होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी प्रिंटेड होंगे, पैराग्राफ में डिवाइडेड होंगे, हर पेज नंबर्ड होगा और एमओए के सब्सक्राइबर ही एओए को साइन करेंगे और एमओए के साथ एओए भी आरओसी को सबमिट किया जाता है। नाउ एक बात बताइए, एक बार अगर कंपनी के बायलॉज रूल्स रेगुलेशन में कोई बात लिख दी, मतलब ऐसा लिख दिया कि कंपनी के डायरेक्टर 5 करोड़ तक उधार ले सकते हैं, क्या ये पत्थर की लकीर हो गई? क्या इसको बदलने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है? पढ़ सकती है, बट ऑब्वियस पढ़ सकती है। तो इफ देयर इज एनी सिचुएशन कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स रूल्स रेगुलेशन बायलॉज, तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बदलना
पड़ेगा। और किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के लिए भी पहला स्टेप क्या? बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन एट GMT जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है MGT हाँ MGT 14 ROC को 30 डेज 30 डेज में देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। आप आर्टिकल में जो भी चेंज कर लीजिए वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट के अंदर होना चाहिए, उससे कॉन्फ्लिक्ट ना करें। आप AOA में कोई भी चेंज कर लीजिए, वो चेंज इलीगल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कोई काम नहीं लिख सकते AOA में करने के लिए जो कि इलीगल हो। आप बोलो हम तो हथियार बनाएंगे, ठीक है, हम तो कालाबाजारी करेंगे, नहीं, वो सब आप इलीगल पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी अल्ट्रेशन आप करोगे वो बोनाफाइड जेन्युइन होना चाहिए और कंपनी के हित में होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की माइनॉरिटी पे फ्रॉड इंपोज नहीं कर सकती। माइनॉरिटी पे फ्रॉड इंपोज करने का मतलब, देखिए हमने बोला कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप चेंज लेके आना चाहते हो तो आपको SR पास करना पड़ेगा, यानी कंपनी के 75% मेंबर्स की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 75% मेंबर ही तो अप्रूवल दे रहे हैं, अभी भी 25% लोग तो क्या कहते हैं इसको, ना। तो आप कोई भी ऐसा चेंज नहीं लेके आएंगे जो इन 25% लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाता हो। यानी आप मेजॉरिटी से डिसीजन लीजिए वो चलेगा, लेकिन ऐसा ही डिसीजन लीजिए जो सबके हित में है, सबकी भलाई में है, ठीक है। कोई भी कंपनी अपने आप को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज से डिप्राइव मतलब दूर नहीं कर सकती। यानी कंपनी के AOA में ऐसा प्रोविजन नहीं हो सकता कि बस आज के बाद AOA नहीं चेंज करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किसी भी कंपनी का वैधानिक अधिकार है, किसी भी कंपनी का स्टैट्यूटरी राइट है। यानी कंपनी ज़रूरत पड़ने पे अपने AOA में चेंज कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज का कोई रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली डेट से इम्पैक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता आज SR पास करेंगे तो बोलेंगे अच्छा 1 साल पहले से ये काम ऐसे होगा, नहीं। प्रोस्पेक्टिव मतलब अगर आज चेंज किया है तो आगे आने वाला चेंज आज से ही इम्पैक्ट में आएगा, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसा प्रोविजन आप नहीं डाल सकते जो कि कंपनी के डायरेक्टर को एम्पावर करे कि किसी भी मेंबर को एक्सपेल कर दो। एक्सपेल कर दो मतलब निकाल दो। मतलब AOA में कोई भी ऐसा चेंज नहीं हो सकता जिससे किसी मेंबर को आप कंपनी से निकाल सकते हो। यानी कंपनी में मेंबर की मेंबरशिप कायदे से ख़त्म होगी। कायदे से ख़त्म होगी या तो वो व्यक्ति अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दे, या वो व्यक्ति अपने शेयर ट्रांसमिट कर दे, या उसकी मेंबरशिप कंपनीज एक्ट के हिसाब से सीज हो जाए। कोई भी डायरेक्टर एक बार मेंबर बनने के बाद मेंबर को निकाल नहीं सकते कि भाई नहीं तुम कल से मेंबर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 10th पॉइंट 11th पॉइंट काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, 10th 11th काट दीजिए, 12th के नीचे वाली लाइन काट दीजिए। 12th पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई भी चेंज हुआ तो चेंज्ड आर्टिकल आपको 15 दिन के अंदर अंदर ROC को सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये आप सेल्फ रीड करेंगे MOA AOA का डिफरेंस। इसमें आज AOA की किसी बात में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो ये हमारा नोट्स के पार्ट A में हमने चैप्टर 1 करा,
कंपनी क्या होती है। चैप्टर 2 हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी। चैप्टर 3 हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। चैप्टर 4 हमने पढ़ा MOA एंड AOA। ठीक है, ये 4 चैप्टर हमने अभी तक ख़त्म किए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे